आशुतोष भी हमारे साथ में है। आशुतोष, नहीं बिल्कुल पानी पिला देगी। आशुतोष, किस तरीके से आप इस पूरी बात को देखेंगे, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और आगाज ही हो चुका है एक है तो सेफ है का। ये पूर्वांचलियों को एक साथ लाने की कोशिश है, क्योंकि अगर हम लोग आंकड़ों पर नजर डालें तो सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि भाई हिंदू वोट्स अगर देखें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा फर्क नहीं है। वोट्स में फर्क हो जाता है जब बाकी धर्म के लोग एक साथ आम आदमी पार्टी की तरफ हो लेते हैं। तो ये एक है तो सेफ है का नारा एक तो यहां पर चलेगा क्या, और पूर्वांचली वोटरों का रुझान आप किस तरीके से देखते हैं आशुतोष? देखिए, जो ये बात बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ को इस उतारा गया है और उसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं और उनकी बहुत डिमांड है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी काफी डिमांड है और उनकी सभाओं में काफी भीड़ भी इकट्ठा होती है। लेकिन अगर वो इतने ही बड़े नेता थे तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर क्यों सिमट गई? इसका हिसाब तो उनको देना चाहिए, वो भी तब जबकि राम मंदिर का निर्माण हो गया और उसका इनॉग्रेशन भी हो गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर सिमटी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 47 सीट लेकर आए। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली के चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं है, और जीत की गारंटी अगर होती तो यही रोहिंग्या का सवाल, यही बांग्लादेशियों का सवाल झारखंड में भी उठाया गया था। वहां भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत जाती, जहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था चुनाव के ठीक दौरान, और उसके बाद वो भारी बहुमत से जीत कर आए। साफ है कि दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर कैपिटा इनकम 4,61,000 के आसपास है, लिटरेसी रेट 88% के आसपास है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग जो यहाँ आए हैं वो अपने आप में काफी समझदार लोग हैं, वो एम्बिशियस लोग हैं। इसलिए आप उनको रोहिंग्या के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पे लेकिन आशुतोष जी वोट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आशुतोष जी लेकिन आंकड़े आप अगर देखें ना तो कुछ और कहते हैं। देखिए 2015 के मुकाबले 2020 में जहां पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2017 के बाद 2020 में जब एंट्री होती है तो उन 14 सीटों पर अगर हम नजर डालें तो देखिए हर सीट पर कम से कम 8 से 10% से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। उसमें से 2 या 3 सीटें बीजेपी जीत पाई है 2020 में, लेकिन कम से कम उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। और तब तो दिल्ली दंगे और बाकी सारी चीजें जो है वो चरम पर चुनाव प्रचार में उतारी गई थी। तो क्या कहीं ना कहीं उसका असर नहीं हो सकता, एक आखिरी पुश उन्हीं सीटों पर दोबारा करने की कोशिश नहीं लगती आपको? देखिए, आखिरी पुश तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय तक चुनाव लड़ती, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर 2015 में अगर 100 में अगर आप जोड़ लें उनको 10 नंबर मिले थे, तो फिर 2020 में उनका नंबर बढ़ के 23 हो गए। फेल तो तब भी हुए ना। तो योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा तो 2020 में भी साबित हो चुका है। और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति सब। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या जो भारतीय जनता पार्टी समझने को तैयार नहीं, वो ये कि जब तक आपको यह समझना पड़ेगा कि केजरीवाल की आपके पास कोई काट है या काट नहीं है। अगर आप उसको डिकोड करेंगे, उसके बनस्पत अगर आप तैयारी करेंगे तब जाके करेंगे। दिल्ली के अंदर बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, बांग्लादेशी रोहिंग्या का सवाल ये काम करने वाला नहीं है। यहां आपको अरविंद केजरीवाल को पिछले 11 साल के उनके जो कार्यकलाप है उन पर घेरना पड़ेगा और उस पर आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना पड़ेगा। तब दिल्ली के लोग इस बात को समझेंगे कि, और उसके साथ एक पैरेलल आपको अपना विजन डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दो मैनिफेस्टो जारी किए, संकल्प पत्र जारी किए, जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, और जिस पर अगर वो फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप बांग्लादेश रोहिंग्या की बात करेंगे तो आप दरअसल अपने ही एजेंडे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नुकसान होगा, फायदा तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता मुझे। ठीक है, इस पर रोहन गुप्ता से हम जवाब लेंगे, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, हम जो बात कर रहे थे पूर्वांचली वोटरों की, मैं आऊंगा, बाकी लोगों के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले प्रोफेसर मिश्रा से मुझे पूछना है कि जब पूर्वांचली वोटरों की बात होती है तब आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए हमने तो 12 कैंडिडेट उतारे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी 4 कैंडिडेट उतारती है, उसके साथ साथ जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन करके उनके कैंडिडेट भी उतार देती है। क्या यह काफी होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को लाके एक बार फिर वो पूर्वांचलियों में जो उनका दबदबा है, जैसे 2013 में उन्होंने 13 सीटें जीती थी जहां पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है, क्या दोबारा वो अपने पुराने दिन लौटा पाएंगे इसी तरीके से कैंपेन करके? क्योंकि कैंडिडेट्स तो उन्होंने सिर्फ 4 ही उतारे हैं, ये काफी हो पाएगा? देखिए साहिल जी,
ये जो दिल्ली का चुनाव है, और मैं अभी सुन रहा था आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी को और जो है कांग्रेस को और अपने राजनीतिक विश्लेषक जी को, तो एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की आज सभा भी थी। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत है साहिल जी कि झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चबेना, विशुद्ध रूप से झूठ झूठ झूठ। अभी बड़ा यहाँ पे शेरो शायरी सुनाई जा रही थी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सम्मानित कह रहे थे कि झूठ से सच से जिससे भी हो यारी जो है यारी रखिए, जब भी बात हो तो अवसरवादिता की बात करिए। अरे मान्यवर, जब अभी लोकसभा का चुनाव था तो बड़ा गलबैया था कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता, प्रेस वो शराब घोटाले की विशाल भाई, आप राजनीतिक विश्लेषक है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? नहीं, अब मैं आपके अवसरवादी बता दीजिए ना। बोल रहा हूँ। अरे खुलेआम बताइए, साहिल को बताइए, भाजपा के प्रवक्ता हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या आप कठपुतली हैं या आप भाजपा के चाटू? आशुतोष भाई को भी पूछ लीजिए, आज ये बता दीजिए। आशुतोष भाई को भी पूछ लीजिए। आप स्वीकार करिए कि लोकसभा के चुनाव में आप चलिए वो आपको तो नहीं बोल, अरे चलिए वो अपना एनालिसिस रख रहे हैं, पूछ रहा वो कहीं बीजेपी की तरफ का लग रहा है तो सुन लीजिए ना, उसका जवाब देने मिल जाएगा आपको राजपूत जी। आम आदमी पार्टी देखिए ठीक है ना, उनका एनालिसिस। एक काम करिए ना, वो भाजपा के प्रवक्ता रखने तो 2 कांग्रेस के भी रख लीजिए, 2 आप पार्टी के भी रख लीजिए। 20 नए विश्वविद्यालय से आदमी जो अरे आप अकेले ही काफी है, चलिए सुन लीजिए राजपूत जी। एक काम गिनाइए, चाटुकारिता कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बोल लगातार लिए, योगी आदित्यनाथ जी के चरण वंदन कर रहे हैं। राजपूत जी सुरेंद्र राजपूत दोनों लोग बोल लिए कांग्रेस के। सुरेंद्र राजपूत रोहन भाई बोले, समझ में आती वो है। अगर आधिकारिक वो अपनी प्रवक्ता एनालिसिस है, रख रहे हैं, ये सुनने दीजिए। प्रवक्ता है वो भाई आप सुनेंगे, वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भी है, अगर उनका एनालिसिस बीजेपी की तरफ दिख रहा है तो सुन लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? राजपूत जी सुन लीजिए। बीजेपी की तरफ नहीं, ये शुद्ध भाजपा का प्रवक्ता है। राजपूत जी जरा थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट जरा उनका, पहले प्रोफेसर मिश्रा को सुन लेते हैं, फिर राजपूत जी के पास भी चलेंगे। साहिल जी चलिए मिश्रा जी, आप अपनी बात खत्म करिए जल्दी। तो मैं सुन रहा था, प्रोफेसर मिश्रा अपनी बात खत्म करिए। रखिए। देखिए साहिल जी, सच बड़ा कड़वा होता है। मैंने क्या कहा कि अभी लोकसभा के चुनाव में गलबैया चल रही थी उसी रामलीला मैदान में, और उसी शराब घोटाले का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, लेकिन लोकसभा में गलबैया आवाज देखिए कैसे एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं, आप एक काम गिना दीजिए। 500 कॉलेज जो है खोलने की, स्कूल खोलने की बात थी, 20 जो है यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी। गिव मी अ सिंगल नेम जो आपने कराया हो। वो जो आप झुग्गी झोपड़ियों की बात करते हैं, आज वो टैंकर प्रोफेसर मिश्रा, मैं जरा नहीं अनुराग ढांडा जवाब भी देंगे उसका, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, मुझे आपसे सवाल पूछना ये है, मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी बातें बीजेपी एक दूल्हा क्यों नहीं खड़ा करती सामने, सिर्फ बारातियों के साथ क्यों चल रही है? ये तो सवाल पूछा जा रहा है, क्या उसका असर कहीं ना कहीं नहीं पड़ता है? प्रोफेसर मिश्रा राहिल जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब मैं दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम होता है। भारतीय जनता, आप पिछले कई चुनाव को देखिए ना, कब जो है सीएम कैंडिडेट को पहले डिक्लेयर किया गया था। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब देंगे कि अभी मुझे अनुराग ढांडा के पास जाना पड़ेगा? साहिल जी नहीं, साहिल अनुराग ढांडा जवाब, जवाब दे दीजिएगा। अरे बाहर क्यों भागते हो? मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी सुनिए ना, सुन लीजिए। मिश्रा जी एक मिनट, पहले अभी सुन लेते हैं, अभी अनुराग ढांडा को भी सुन लीजिए। अनुराग ढांडा, मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी सुनिए। मोदी जी खुश हो गए, मिश्रा जी आपसे सुनिए, अब बात सुनिए। मिश्रा जी सुनिए, मोदी जी खुश हो गए आपकी बात सुन के। अरे रोहन जी रुक जाइए ना, मुझसे पूछा है। रोहन जी रुक जाइए, मुझसे पूछा है। अरे मुश्किल से तो किसी ने पूछा है कि काम क्या किए, बताने दीजिए ना। इधर उधर की बात होती रहती है, काम पहली बात बताने दीजिए। तो काम पूछा है। चलिए रोहन गुप्ता आपके पास भी आएंगे। अनुराग ढांडा पहले खत्म करिए आपकी बात को, बोलिए। इतना ही अगर मोहल्ला साहिल जी बड़े अस्पतालों में जाते हैं। अरे सुन लीजिए अनुराग ढांडा, बोलिए अनुराग। साहिल जी, हमने दिल्ली के अंदर, चलिए बाकी का आवाज 70 साल में इन्होंने 24,000 कमरे बनाए थे दिल्ली के स्कूलों में। हमने 10 साल के अंदर
हमने 10 साल के अंदर 22,000 नए कमरे तैयार कर दिए। इन्होंने 70 साल के अंदर 9,000 हॉस्पिटल के बेड बनाए थे। हमने 10 साल के अंदर 10,000 नए हॉस्पिटल बेड ऐड कर दिए। इन्होंने जो स्कूल थे उनका बेड़ा गर्क कर रखा था, अस्पताल, लेकिन उसके बावजूद 21% नर्सिंग स्टाफ की कमी है, 30% पैरामेडिक डॉक्टर्स की कमी है, 30% डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। ये कहां से हो रहा है? जी तो अनइंटरप्टेड इतनी देर बोलते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको नहीं रोका आपने। अरे बात बोलिए आप सरकार में, सवाल तो आपको भी पूछेगी, सबको टोका है सर। बोलिए, चलिए डांडा जी बोलिए, 2 मिनट बाकी है, बोलिए। सवाल के बाद जवाब भी दो। मैं ये कह रहा हूं, आजादी से लेके अभी तक 60% आबादी कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली में रहती है। उनके लिए ना किसी ने सड़क बनाई, ना सीवेज बनाया, ना पानी की पाइपलाइन डाली। हमने 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों में दबाई, 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन पहुंचा दी। वाटर पाइपलाइन कवरेज 98% दिल्ली के अंदर हो गया है, जो पहले 60% आबादी में टैंकर से पानी जाता था। हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें कच्ची कॉलोनियों के अंदर बना दी। यह हमारी उपलब्धि है। हमने दिल्ली की डीटीसी की फ्लीट को 10,000 के पास पहुंचा दिया। 8,000 बसेज आज के दिन में, 10,000 पे उसको हमें पहुंचाना है। हमने दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं वो लोगों को दिखाई देता है, लेकिन मिश्रा जी को यह दिखाई नहीं देता कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं। 2022 तक बनाने थे मकान, उनको बनाए क्या? मेट्रो ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन चलानी थी 2022 तक, चलाई क्या? तो उनको 2022 तक इतनी सारी योजनाएं अनुराग ढांडा आपने दी है, उसके बावजूद भी आपको लाडली बहना टाइप स्कीम्स लानी पड़ रही है ना। महाराष्ट्र में भी तो यही हुआ था। सरकार अगर काम करती है तो 2100 रुपया, 1000 रुपया बांटने की, अरे हमारा बजट बढ़ रहा है, नहीं करनी पड़ती। ये बात भी तो सही है ना। तो हम क्यों नहीं लाएंगे नई योजनाएं? हमारा बजट बढ़ रहा है, हम नई योजनाएं क्यों नहीं लाएंगे? आखिर में रोहन गुप्ता, आप जवाब देना चाह रहे थे, बढ़ रहा है दिल्ली, ठीक है अनुराग ढांडा, नई योजनाएं लाएंगे उसके लिए। उससे काम नहीं बनने वाला है। नई सरकार को नई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रोहन गुप्ता जवाब देना चाह रहे थे, दूल्हा क्यों नहीं है, बारातियों से कब तक काम चलाएंगे? उसका जवाब रोहन गुप्ता देना चाह रहे थे, सीधे उनसे जवाब लेते हैं आखिर में। रोहन गुप्ता। साहिल भाई, मैंने पहले भी कहा, ये ऐसा दूल्हा है कि जिसकी शादी नहीं होगी। 20 सेकंड। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, और वो जो अरविंद केजरीवाल भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं। जहां जहां जाते हैं जनता देखती है, इस आदमी ने हमको बेवकूफ बनाया, शीशमहल बनाया, 2000 करोड़ का गबन किया। जहां जहां जाते हैं हमारे वोट बढ़ते हैं। कुछ करने की जरूरत, दूल्हा कौन होगा सर? अगर आप